माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर जो 11 अगस्त 2023 को श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर अंतिम रूप से फैसला दिया गया, उसके अनुसार 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है। बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं है। इसी कोर्ट ऑर्डर में जब आप तीसरे नंबर पेज पर जाएंगे तो यहां पर एक और रिट पिटीशन सिविल का जिक्र किया गया है 881 ऑफ 2022। आपको ज्ञात होगा कि ये जो रिट पिटीशन है वो उत्तर प्रदेश से श्री राजबसु आर्या जी के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन भी चैलेंज था। 137 ऑफ 2022 इसके जस्ट ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये बिहार की याचिका थी, जो कि बिहार के छठे चरण से मामला जुड़ा हुआ था और अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण से बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। इसके बाद से अभ्यर्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में बिहार की याचिका का जिक्र किया और हाईकोर्ट ने वहां से उसको बाहर कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की भी याचिका का जिक्र किया है, तो फिर यहाँ की हाईकोर्ट से बीएड अभ्यर्थी क्यों नहीं बाहर हो सकते हैं। हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको डिटेल में इसका एनालिसिस करके बताया था, जिसमें ये वाले पॉइंट को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। इस वजह से इस पॉइंट को मैं अलग से इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर आप 69,000 में चयनित हैं या फिर चयनित नहीं हैं, तो सोशल मीडिया साइट्स पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देख करके भ्रमित ना होइए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया, जरूर देख लीजिए। उसमें सारे पॉइंट्स पर मैंने चर्चा कर रखा है। अब इस पॉइंट को लेकर के अभ्यर्थियों का मन में कन्फ्यूजन था, इस वजह से मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए 881 ऑफ 2022 जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित याचिका थी, इस याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में अपने कोर्ट जजमेंट के लास्ट पेज 46वें नंबर पेज पर यह लिखा, देखिए, द रिट पिटीशन एंड ऑल पेंडिंग्स एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लाइट ऑफ एबव ऑर्डर। यानी कि जो भी पेंडिंग है या फिर जो भी रिट पिटीशन इस याचिका श्री देवेश शर्मा जी की याचिका से टैग हुई है, वो सब कुछ एक तरीके से ऊपर दिए गए आदेश के आधार पर उसको भी निस्तारित किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश की भी याचिका निस्तारित हो गई कि बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अब यहां पर अभ्यर्थी इसी से 69,000 को जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या इससे 69,000 बाहर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको ज्ञात होगा, ये आप ऑनरेबल जस्टिस का देख लीजिए किस बेंच ने ये फैसला दिया। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा ये फैसला दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक याचिका श्री गुड्डू सिंह जी के नाम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, जिसमें मुख्य प्रेयर यह किया गया था कि जो 11 अगस्त का जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट के आलोक में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी 69,000 से खत्म करके और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लोअर डाउन करते हुए जो चयनित अभ्यर्थी हैं, मतलब अचयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे सीटों को भरा जाए बीएड को बाहर करके। देखिए यहाँ पर अगर आप बिहार वाला जो श्री भगवान कृष्ण जी की जो याचिका थी, उस याचिका पर ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही फैसला दिया था। वो 3 जज के बेंच में फैसला दिया गया था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही फैसला सुनाया था। उसमें उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना था। उस वाली याचिका में देखेंगे तो उसमें भी कई सारे प्रेयर थे, लेकिन कोर्ट जजमेंट ने साफ तौर पर लिखा कि हम केवल प्रेयर ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करता है। बाकी जो वहाँ की शिक्षक भर्ती 7वें चरण की थी, उसको भी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, तो उन सबको उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो गुड्डू सिंह जी को की जो याचिका है, जिसमें 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को 11 अगस्त के फैसले के आधार पर एक तरीके से क्वैश करने की रिक्वेस्ट की गई थी और 69,000 से बीएड को बाहर करने की रिक्वेस्ट की गई थी, अगर ऑनरेबल जस्टिस चाहते हैं श्री अनिरुद्ध बोस जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी, तो वो उस प्रेयर को एक्सेप्ट करके 69,000 से बीएड को बाहर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आपको यह लग रहा है कि 881 ऑफ 2022 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, उस आधार पर 69,000 से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो ये आप इसी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि जब अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ये मामला गया, तो अगर वो चाहते और जो पिटिशनर के वकील थे श्री गुड्डू सिंह जी के तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, अगर वो इस बात का जिक्र करते कि 11 अगस्त के फैसले में आपने लिखा है कि 881/2022 वाले मामले में कि ऊपर दिए गए फैसले के आलोक में इसी को भी निस्तारित किया जाता है, तो अगर ऐसा होता तो सीधे उसी के बेस पर 69,000 से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाते। लेकिन बाहर क्यों नहीं हुए? बाहर इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये फैसला 2020 का है। 2020 में श्री यूयू ललित जी के द्वारा
69,000 की शिक्षक भर्ती में जो जजमेंट दिया गया वो आज से 3 साल पहले की परिस्थिति है। जो फैसला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसमें कोई भी दूसरी बेंच जल्दी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पर माननीय जस्टिस के द्वारा ये टिप्पणी की गई कि आप एक फ्रेश एसएलपी ला करके इस प्रकार से पुरानी भर्ती को चैलेंज नहीं कर सकते। यही बात तो वहां पर आप अगर देखेंगे 22 सितंबर 2023 वाले मामले में रजिस्ट्रार ने भी यही फैसला सुनाया था और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच ने यह कहा कि आप 2020 के फैसले को रिव्यू के करा के उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नया एसएलपी दायर नहीं कर सकते, रिव्यू कराना होगा आपको। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि जो उस समय के जस्टिस थे वो रिटायर हो चुके हैं या फिर इनकेस अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो फिर ये उस बेंच के द्वारा कैसे सुना जाएगा। देखिए, जब भी किसी फैसले को रिव्यू कराना होता है तो पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि जो उस बेंच के द्वारा फैसला दिया गया है उसी बेंच में उस केस को लिस्ट किया जाएगा। लेकिन भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हो गया है या फिर अगर वो ऑनरेबल जस्टिस रिटायर हो चुके हैं तब जाकर के वो दूसरी बेंच में जाता है कि दूसरी बेंच उस फैसले को रिव्यू करेगी, नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहता है। तो चूंकि वहां पर वो चीजें रिटायर हो चुके हैं ऑनरेबल जस्टिस, तो जाहिर सी बात है ये दूसरा बेंच ही इसको रिव्यू करेगा। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस जो कि 11 तारीख को फैसला सुनाए थे उन्होंने इस फैसले को 69,000 से बीएड को बाहर करने वाले मामले को सुनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने रिव्यू में जाने के लिए बोला है, ना कि फ्रेश एसएलपी के तौर पर। तो अगर ये बातें 881 ऑफ 2022 वाला मामला इतना प्रभावी होता तो 11 अगस्त का जजमेंट जो कि इन्हीं ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा दिया गया, इसी जजमेंट के आधार पर वो सीधे तौर पर बीएड को बाहर कर देते। लेकिन क्यों नहीं बाहर कर पाए, क्यों नहीं बाहर किए? इस वजह से नहीं बाहर किए क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आज की 3 साल बाद, 3.5 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। आज से 3.5 साल पहले जो जजमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते आज की डेट में। तो फिर आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि फिर 881 ऑफ 2022 का पूरा उसका एक तरीके से वैल्यू क्या रह गया जब इसका कोई इसके आधार पर 69,000 से बीएड बाहर नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू ये है कि अब भविष्य में जो भी शिक्षक भर्ती आएगी वह उत्तर प्रदेश में 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन ऑलरेडी क्वैश हो चुका है, तो उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। आप इसको ऐसे समझिए, अभी हाल ही में जो श्री श्याम बाबू जी की याचिका पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है जिसको लेकर के बहुत भ्रामक स्थिति थी सोशल मीडिया साइट्स पर, मैंने वही बात उसमें ये बताया कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह रही है कि ये कोई मैटर बनता ही नहीं है। आप उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो कि ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश हो चुका है। 881 ऑफ 2022 वाला मामला जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि जो नोटिफिकेशन क्वैश हुआ या फिर जो बीएड को एक तरीके से एलिजिबल नहीं माना गया वो 881 ऑफ 2022 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में था। तो उस हिसाब से वो उत्तर प्रदेश में भी चीजें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो आप उस चीज को दोबारा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किए श्री श्याम बाबू वाली याचिका में, तो वही बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रही है कि इस केस को चैलेंज करने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि ये तो ऑलरेडी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। और यहाँ की राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कहाँ उसे मना कर रही है, वो सभी बातें उसमें मेंशन की गई हैं। फिर भी राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से डायरेक्शन दे दिया है कि आप जो 4 सितंबर 2023 का पत्र है एनसीटी का जो कि सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, उसके आधार पर आप जरूरी एक्शन लीजिए। मतलब सीधे तौर पर 1981 जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसमें परिवर्तन करिए। आप 881 वाले बेस पर 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ये फैसला आज से 3.5 साल पहले का है। रजिस्ट्रार ने यही तो कहा था कि आप पुरानी भर्ती को लेकर के आज से भविष्य में जाकर के क्या डिसीजन दे दिया जाता है उसको लेकर के उसको रीओपन या फिर रीईयर नहीं करा सकते। आपके मन में फिर सवाल आएगा कि 137 ऑफ 2022 वाला मामला जो कि श्री धनंजय कुमार जी के द्वारा दायर किया गया था उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को कैसे बाहर कर दिया गया। देखिए, ये उसके आधार पर नहीं हुआ है। माननीय पटना हाईकोर्ट में जब बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज की गई थी वो 2020 से ही चैलेंज है। ध्यान से सुनिए, जब वहां पर छठे चरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी समय से वो मामला चैलेंज था और 2021 में जाकर के माननीय जोधपुर हाईकोर्ट अपना फैसला दे देती है। उसके बाद से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर फिर पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी इस बात को लेकर के पैरवी करते हैं। उसके बाद से मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और जब एक ही मामले पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है तो हाईकोर्ट अपने पैर हाथ पीछे खींच लेती है और कभी भी उस मामले पर इंटरफेयर नहीं करती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई अपना जजमेंट ना दे दे, क्योंकि आर्टिकल 141 के अंतर्गत सभी हाई कोर्ट जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हुई है। यही बात तो माननीय पटना हाई कोर्ट ने कहा था।
तो उस हिसाब से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो पटना हाईकोर्ट के हाथ बंद गए और इस वजह से उन्होंने कोई भी हियरिंग नहीं किया। माननीय पटना हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही थी। अब चूंकि फैसला 11 अगस्त को आ गया और उसी फैसले के अंतर्गत आर्टिकल 141 के अंतर्गत चूंकि वो बंधे हुए थे, इस वजह से यहां पर बिहार में पटना हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि वहां पर कोई अंतिम आदेश के आधार पर छठे चरण की भर्ती नहीं हुई थी, बल्कि इंटरिम ऑर्डर के आधार पर हुई थी कि यहां पर भर्ती कंप्लीट करने के आदेश राज्य सरकार को तो दे दिए गए थे, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम रख ली गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है वो किसी भी हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। तो ऑनरेबल जस्टिस जो कि श्री अनिरुद्ध बोस जी हैं, जिन्होंने 11 अगस्त का जजमेंट दिया, उनकी बेंच में जब श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका गई तो अगर वो चाहते तो 28 जून 2018 वाला जो गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था, श्री गुड्डू सिंह जी में चैलेंज कहने का मतलब कि वो एक तरीके से मेंशन था कि 11 अगस्त के फैसले में इसको क्वैश कर दिया गया, तो और 881 वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, तो उसके आधार पर तो चाहते ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस तो सीधे तौर पर बाहर कर सकते थे। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आज से 3 साल 3.5 साल की परिस्थितियों के हिसाब से अगर वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रहती, यकीन मानिए आज 69,000 में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हो जाते। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसके हिसाब से 69,000 में बीएड अभ्यर्थी लगभग सेफ हैं। मैं लगभग वर्ड का यूज इसलिए कह रहा हूं, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा हो सकता है। वो एक ही परिस्थिति है कि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है कि अगर किसी भी मौलिक अधिकार के आधार पर अगर आप किसी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कोई नोटिफिकेशन क्वैश किया जाता है, तो जिस दिन से वो नोटिफिकेशन लागू हुआ था उसी दिन से उसे क्वैश माना जाएगा। अगर इसके तहत अभ्यर्थी चैलेंज करते हैं तो देखिए यहां पर ये केवल एक पक्ष आप देख रहे हैं, इसका दूसरा पक्ष ये होगा डायरेक्टली इसके आधार पर तो 69,000 से बीएड को बाहर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही एक पॉइंट है जिसके आधार पर जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं 69,000 की शिक्षक भर्ती में। लेकिन आपको इसका दूसरा पक्ष भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप एज ए डीएलएड कैंडिडेट वहां पर याचिका डालेंगे और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार से भी अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाएगा। राज्य सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। राज्य सरकार अगर उसे चाहे तो उसे बचा सकती है। कैसे बचा सकती है? इसलिए बचा सकती है क्योंकि जैसे आप देखेंगे जो 3-3.5 साल से वर्किंग है उनका भी तो अधिकार क्षेत्र जनरेट हो चुका है, उनका भी तो मौलिक अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को जज करने का एक तरीके से एग्जामिन करने का विषय हो जाएगा कि जो मौलिक अधिकार बच्चों का था जिसका हनन हुआ है, क्या उस मौलिक अधिकार को एक तरीके से भविष्य में हनन होने से बचाया जा सकता है। तो फिर एनसीटी से इसके संबंध में आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला जाएगा। एनसीटी अपना जवाब दाखिल कर देगी कि इससे पहले भी बीएड अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है और उन विशेष परिस्थितियों में हम लोग इनको अलग से ट्रेनिंग देते हैं। तो इस आधार पर राज्य सरकार और एनसीटी के सहमति से इनको अलग से ट्रेनिंग दिला करके ये चीजें बचाई जा सकती हैं। अब आप कहेंगे कि फिर जो गजट नोटिफिकेशन है 28 जून 2018 वाला वो ऑलरेडी क्वैश हो चुका है, तो फिर इनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा या फिर किस आधार पर इनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो इससे पहले भी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराया गया है। आप 72,825 का मामला देखिए, इससे पहले जो बीएड चयनित थे उनका मामला देखिए। उस समय तो कोई गजट नहीं था 28 जून 2018 वाला, लेकिन 23(2) का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के मदद से 5 साल के लिए 72,825 वाले में बीएड अभ्यर्थी चयनित थे, तो उनको तो आखिर ट्रेनिंग देकर के उनको पात्र किया गया ना। तो इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के कंडीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ये एग्जामिन करते हुए पाती है कि जो मौलिक अधिकार का हनन 21A के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों का हुआ है, अगर उस पर हावी हुआ जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं इनका मौलिक अधिकार, तो फिर कहीं ना कहीं उनको एनसीटी और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो चयनित हो चुके हैं बीएड वाले अभ्यर्थी 69,000 में, उनके लिए एक ही खतरा है कि अगर मौलिक अधिकार के आधार पर ये केस एक फ्रेश केस फाइल होता है तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि ये मामला चूंकि मौलिक अधिकार के आधार पर दिया गया और भारतीय संविधान में इस प्रकार का एक आर्टिकल है कि अगर मौलिक अधिकार के आधार पर कोई फैसला दिया जाता है तो उसी दिन से उसे क्वैश माना जा सकता है जिस दिन से वो प्रभावी हुआ था। ठीक है, बाकी राज्य सरकार अगर मजबूत पैरवी करिए तो इसमें भी इन चयनित अभ्यर्थियों को बचाया जा सकता है।
इसके बाद से आपके मन में सवाल आएगा कि फिर बिहार में ये चयनित अभ्यर्थियों पर इतना खतरा क्यों है, उनको वहां की राज्य सरकार ऐसे करके क्यों नहीं बचा ले रही है। देखिए यहां पर चीजें आपको समझनी होंगी। बिहार में जो केस है वो यूपी के केस से बिल्कुल अलग है। बिहार में ऑलरेडी वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब इतना पावरफुल वो वर्डिंग होता है सब्जेक्ट टू आउटकम कि आज से 20 साल 25 साल बाद भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और आज 20-25 साल वर्किंग होते कैंडिडेट तो भी उनको बाहर निकाला जा सकता था, क्योंकि हाई कोर्ट चूंकि अपना डिसीजन तो दी नहीं थी, वो तो वेट करी थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो कितना साल लग जाएगा हियरिंग में, वो चीजें अनडिफाइंड है। जब तक कि वो मामला पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देती है। तो सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से वहां के राज्य सरकार के पास भी, मतलब कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है इन अभ्यर्थियों को बचाने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो यही बोल देगी कि ये चूंकि सब्जेक्ट टू आउटकम है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इस हिसाब से देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी वो हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुआ था। तो अब मैं समझता हूं कि आपके मन में जो भी डाउट रहे होंगे इस शिक्षक भर्ती से संबंधित वो सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका किसी पॉइंट को लेकर के डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 30 मिनट का एक डेडिकेटेड वीडियो 69,000 की शिक्षक भर्ती पर आपको मिलेगा। उसमें सारे पॉइंट्स को डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है कि 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज था या नहीं, उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है, हिमाचल प्रदेश में और यूपी का मैटर कैसे सिमिलर है। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त के फैसले के बावजूद भी हाईकोर्ट ने उनको बाहर नहीं किया। ये सारी परिस्थिति उत्तर प्रदेश से मैच कर रही है, हिमाचल वाला मामला। तो हिमाचल वाले मामले को जब आप उत्तर प्रदेश से जोड़ करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बीएड अभ्यर्थी 69,000 में सेफ हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।